नमस्कार बच्चों। आज डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। दरअसल साइक्लो एल्केन्स जो हैं वो एल्केन्स नॉर्मल जो एल्केन्स होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, और जो साइक्लिक होते हैं वो एक साइकिल के अंदर बंद रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, साइक्लो। जैसा कि नाम से ही है, नाम साइक्लो मीन्स साइक्लिक, एल्केन्स मीन्स एल्केन्स। जो एल्केन्स, सपोज करो ये एल्केन्स है, ये यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, और इन सारे कार्बन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सबके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमको पता है कि इसके सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आगे जिन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब के लिए। तो हम पहले एक भूमिका बना लें, हम लोगों को पढ़ना क्या है, और फिर साइक्लो एल्केन्स की जो थ्योरीज़ हैं उनको इन जनरल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप उनका क्या कॉन्सेप्ट बना पाएँ, फिर उसके बाद उनकी जो भाषा है उस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे हम जान पाएँ कि ये बेयर स्ट्रेन जो थ्योरी है वो क्या है, सैकमोर थ्योरी है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो है क्या, उसका कॉन्सेप्ट। तो उसी के बिहाफ में पहले हम थोड़ा बिगिनिंग की चीज़ें डिस्कस कर लें। जैसे कि साइक्लो एल्केन्स का मतलब ही है, ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2 CH3 सारे के मैंने बताए, सभी के सभी क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज हैं, चाहिए हो या ये हो। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ क्या है, CH2 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 CH2, और यहाँ भी जितने भी कार्बन्स हैं वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इनके बीच में जो एंगल है वो आइडियली कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होना चाहिए। अब आगे हम लोग ये देखेंगे क्या इनमें वाकई ये होता है या नहीं होता है। और फिर ये देखा गया कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा सा पीछे के इसमें आ गए, हम पहले अपना एक जी अब आते, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो नॉर्मल एल्केन्स होते हैं उनसे कम होती है। ये जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं दिन कंपेयर टू द नॉर्मल एल्केन। और जब इनकी रिएक्शंस कुछ कराई जाती हैं तो ये अपने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देते हैं, दे ब्रेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोसेस है वो जो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस कहलाती हैं, यानी ये क्या कहते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं। तो ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस क्यों देते हैं, और इन जो रिंग ओपनिंग की रिएक्शंस हैं उसमें ये देखा गया कि जो साइक्लोप्रोपेन्स हैं, साइक्लोप्रोपेन्स मीन्स जिसके अंदर 3 कार्बन हैं, और जो साइक्लोब्यूटेन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्या आपका, साइक्लोप्रोपेन, उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है आपका साइक्लो, और सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोहेक्सेन एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें हम लोग,
या सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं, यहाँ पे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्या है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो क्या है आपका, सॉरी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन है, और उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन्स। तो जो साइंटिस्ट शुरुआत में वर्क कर रहे थे तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है या इसके पीछे क्या रीजन्स हैं। उन रीजन्स को सबसे पहले एक जो बताया है वो बेयर्स एक साइंटिस्ट थे, एडोल्फ बेयर। उन्होंने 1885 में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हालांकि उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, उन्होंने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन को एक्सप्लेन किया, लेकिन साइक्लोहेक्सेन्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी को समझाने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी है वो पढ़ेंगे, और वो थ्योरी है आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को समझने के लिए हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि जितने भी साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या हैं, एल्केन्स हैं, और उनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको दिमाग में रखना है, कितना है, sp3 है। और sp3 का आइडियल जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले अपने दिमाग में रखिएगा। फिर आते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर ने कहा कि कोई भी जो एल्केन्स है उसका जो नेचुरल बॉन्ड एंगल है, नेचुरल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन ये हम जब देखते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन्स होते हैं या जो साइक्लोब्यूटेन्स होते हैं या साइक्लोपेंटेन्स होते हैं, उनके अंदर बॉन्ड एंगल 109 न होकर के दूसरा बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो जब ये दूसरा बॉन्ड एंगल पाया जाता है तो ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली ये होना चाहिए, और जब बॉन्ड एंगल इससे बदलता है तो इस फॉर्म को डिस्टॉर्टेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल। यानी डिस्टॉर्शन किससे, ये जो 109 वाला बॉन्ड एंगल था ये बॉन्ड एंगल न होकर के ये कौन सा बॉन्ड एंगल है आपका, है ये दूसरा बॉन्ड एंगल है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेन इसके बीच में ये बॉन्ड कितना है 60, ये बॉन्ड भी कितना है 60, ये बॉन्ड भी कितना है 60 एंगल का। और जो साइक्लोब्यूटेन है इसके अंदर ये कितना है 90, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो कैसे होंगे 90 के होंगे। ये भी कितने का होगा 90 का होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। इसी तरह से यहाँ साइक्लो जो पेंटेन है उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 108 का होता है, ये भी 108 का होता है, ये भी 108 का होता है, ये भी 108 का होता है। अब इसी तरह से हम लोग देखें साइक्लोहेक्सेन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर सारे जो बॉन्ड एंगल हैं, चाहे ये बॉन्ड एंगल हो, चाहे ये बॉन्ड एंगल हो, चाहे ये हो या ये हो, ये हो, ये सारे के सारे कितने होते हैं 120 डिग्री के। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले अपने माइंड में रखिए, फिर हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। पहले आप थ्योरी क्या है, एक्चुअल उसकी डेफिनेशन उन्होंने किस तरह से दी, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि बेयर कहना क्या चाहते थे और बेयर थ्योरी है क्या। बेयर ने कहा कि जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री पर होना चाहिए लेकिन वो उससे डिफ़र करता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉन्ड एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉन्ड एंगल। और इस डिस्टॉर्शन जितना ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्शन यानी बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा इससे डेविएट करेगा, डिस्टॉर्शन कहें या फिर
इसको और समझने के लिए आप सेम चीज़ है, क्या कह सकते हैं, ये डेविएशन है एक्चुअली। ये जो मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग तीर कमान बनाते हैं, तो तीर कमान कैसा होता है, इस तरह से हम लोग बचपन में बनाते थे। किसी कोई हरे नीम की डंडी या कोई लंबी सी कोई सॉफ्ट डाल किसी तने से तोड़ी और उसको ऐसे सामान्य तौर पर वो कैसी रहती है, बिल्कुल सीधी रहती है, लेकिन फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ा करके और उसके बीच में यहाँ से क्या बांध देते हैं, ये रस्सी बांध देते हैं, रोप बांध देते हैं। तो इसमें एक तनाव रहता है और जैसे ही मौका मिलता है इसको हम छोड़ देंगे तो फिर से टूट करके वो फिर कौन सी पोजीशन में पहुंच जाएगा, जैसी पहले पोजीशन थी उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। यानी उसका जो नेचुरल एंगल था वो तो ये था, किसका, 180 का, लेकिन अब उसने आपने क्या किया, इसको कर्व कर दिया, यानी उससे को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो उसमें एक क्या आ गया, तनाव आ गया, एक टेंशन क्रिएट हो गया। और जितना ज़्यादा बेंड करेंगे उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो साइक्लोप्रोपेन था, इसी के एग्जाम्पल लें तो साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन था, यहाँ जो कार्बन थे, ये जो कार्बन थे, इनके बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड एंगल होना था वो कितना होना था, 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ पर है कितना, 60 का। तो अब ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 60 का है और होना कितना चाहिए था ये। तो ये जो डिफरेंस है इसको निकालने के लिए उन्होंने, अब देखिए होगा क्या कि जब ये एक्चुअली कितना होना चाहिए था यहाँ, और फिर इधर कितना होना चाहिए था यहाँ, ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए था, 109 का, लेकिन ये है कितना, 60। तो ये जो 60 है, अब यहाँ से आधे से देखोगे तो आधा इधर स्ट्रेन हुआ है, आधा इधर स्ट्रेन हुआ है। तो इतना स्ट्रेन यहाँ बढ़ा है, कितना ये, और यहाँ से लेकर के ये वाला बढ़ा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल डिफरेंस आएगा इनके बीच का। इसलिए इसको फॉर्मूला जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि जो डिस्टॉर्शन या डेविएशन निकालते हैं, एक्चुअली इसको एंगल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन। जो डेविएशन है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन भी कहते हैं, सिंपल एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है कि एंगल स्ट्रेन निकालने के 1/2 109 जो भी जो नेचुरल उसका जो बॉन्ड एंगल है माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल, ठीक है, उसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन्स के लिए निकालो, तो साइक्लोप्रोपेन्स के लिए आप निकालेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका कितना है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है इसका, एक्चुअल है 60। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना हुआ इसका, एंगल ऑफ स्ट्रेन का ये है, एंगल स्ट्रेन का ये बुक्स में एंगल स्ट्रेन लिखा रहता है। तो एंगल स्ट्रेन कितना हुआ इसका, इसका होगा 109 और इसका जो 60 करेंगे उसका डिवाइड, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपका 24 डिग्री 44 मिनट। इसी तरह से दूसरा देखें साइक्लोपेंटेन का, तो साइक्लोपेंटेन का कितना है यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना था 90 एक्चुअल, और इससे करेंगे तो ये आपका जो आएगा 9 डिग्री 44 मिनट। इसी तरह से साइक्लो वो है आपका 108 का, और 108 का है तो यहाँ पे 0.44 डिग्री का है। अब अगला देख लेते हैं, इसका कितना है ये 10
डिग्री और ये यहाँ पे होता है -5.16। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, साइक्लोप्रोपेन में। उसके बाद उससे कम किस में आ रहा है, ये साइक्लोब्यूटेन है, नीचे पेंटेन है। साइक्लोब्यूटेन उसमें कितना था, ये 9 डिग्री का। और साइक्लोपेंटेन के अंदर कितना था, बहुत कम, ये 0.44 मिनट्स ओनली, ठीक है ना, 44 मिनट्स ही सिर्फ आया। और साइक्लोहेक्सेन के अंदर नेगेटिव स्ट्रेन आया। चूँकि ये थ्योरी साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। और ये जो सही तरह से लिमिट कर पाई साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे पहले हमने आपको बताया था। उससे कम रिएक्टिव साइक्लोब्यूटेन है और सबसे कम इसमें रिएक्टिव है वो क्या है, साइक्लोपेंटेन है। और उसका कारण यही है कि इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो कोई है ही नहीं, बहुत ना के बराबर है, लगभग आइडियल जो 109 होता है उसी के आसपास ही है। यहाँ पे उससे कम है। यहाँ पे कितना है एंगल स्ट्रेन, 9 डिग्री 44 मिनट का। और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो साइक्लोपेन जो प्रोपेन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्टिविटी के बिल्कुल अपोजिट होता है। और वो आपका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी के देखें साइक्लो पेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद साइक्लो ब्यूटेन और सबसे कम जो स्टेबल है वो क्या है, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। अब ये तो थ्योरी थी किसकी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर कहते हैं कि ये साइक्लो जो प्रोपेन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और ओपन क्लोजर रिएक्शन इसीलिए देता है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, लीएस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव है। लेकिन जो एंगल स्ट्रेन के द्वारा बेयर थ्योरी जो समझाई गई थी, ये थ्योरी इस साइक्लोहेक्सेन को समझाने में पूरी तरह से नाकाम रही। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो ऑलमोस्ट जो पैराफिन्स होते हैं, दूसरे जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी तरह से इनकी स्टेबिलिटी होती है। और इस स्टेबिलिटी को बेयर नहीं समझा सके, तो उसके लिए फिर अगली थ्योरी आई, सैकमोर थ्योरी। तो आज हम लोग सिर्फ यही करेंगे, एंगल स्ट्रेन थ्योरी। अब हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार, आगे इसको समराइज़ करते हैं। और समराइज़ कर में देखेंगे कि हमने सबसे पहले देखिए, और दूसरी एक और चीज़ थी जो इन्होंने प्रपोज की। इन्होंने कहा है कि जितने भी कार्बन्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये एज्यूम किया कि साइक्लो एल्केन्स के अंदर जो थे दे वर इन प्लेनर, ठीक है ना, ऑल कार्बन्स वर इन ए प्लेन। एक ही प्लेन में थे। अब उन्होंने जो डेफिनेशन दी, अब उस डेफिनेशन को सीधा हम लोग देख लेते हैं कि बेयर पोस्टुलेटेड दैट एनी डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल, क्या कहा उन्होंने, एनी डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल एनी
डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कौन सा, एल्केन्स का 109 डिग्री। एक मिनट सुना दे, ठीक है। इस वो जो नेचुरल बॉन्ड एंगल था, इससे जो डेविएशन था वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, बेयर पॉसिलेटेड दैट द एनी डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू वुड इम्पोज ए कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। तो उन्होंने कहा कि जितना ही ज़्यादा ये बेंड होगा, जैसे हमने बताया कि आप तीर कमान लेते थे, ये बिल्कुल ऐसा था, और इससे जब जितना ज़्यादा आप मोड़ दोगे और यहाँ से रस्सी बांधोगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रेन इसके अंदर आ जाएगा। इसी को आपने लिया, यहाँ रस्सी बांधी, तो किस में ज़्यादा स्ट्रेन होगा, ये हाई स्ट्रेन को होगा और ये लेस स्ट्रेन का होगा। यही उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि ये बॉन्ड एंगल से जितना नेचुरल बॉन्ड एंगल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का था कार्बन का, वो इतना होना चाहिए था, लेकिन जितना ज़्यादा हो गया, जैसे साइक्लोप्रोपेन था उसके अंदर कितना था 24 का, ठीक है, 24 डिग्री 44 मिनट का, और जो साइक्लोब्यूटेन था उसमें कितना था 9 डिग्री 44 मिनट का, तो वो इससे काफ़ी कम था। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था क्योंकि इसके अंदर जो डेविएशन था वो ज़्यादा था, और जितना यानी इसका जो इंटरनल जो स्ट्रेन है वो हाई था। स्ट्रेन का मतलब सिंपल है, किस बात से, तनाव से, वो सबसे ज़्यादा था, और जितना ज़्यादा था उतना ही ज़्यादा ये रिएक्टिव हो गया, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा ये टूट करके सीधा हो जाना चाहेगा। जैसे ही सपोज करो ये रस्सी टूट जाए तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से नॉर्मल जो धनुष बनाते थे हम लोग, उसकी लकड़ी जो सीधी होती थी फिर से सीधी हो जाएगी। इधर का ये टूटेगा तो फिर इधर से, और कौन सा ज़्यादा टूटने के चांस रहेंगे, इसके, क्योंकि इसमें तनाव ज़्यादा है बजाय यहाँ के। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर ये समझाई है, और उन्होंने ये माना था कि जितने भी जो बॉन्ड एंगल थे, वो जो कार्बन थे, वो सारे के सारे जो कार्बन थे वो कैसे थे, एक ही प्लेन में थे। कैसे थे, ऑल कार्बन थे कैसे, प्लेनर फॉर्म में थे। ये इन्होंने पोस्टुलेट किया था, और इसके द्वारा ये 3 चीज़ों को समझा सके स्टेबिलिटी को। किस किस की स्टेबिलिटी इन्होंने समझाई, एक तो साइक्लो प्रोपेन की, साइक्लो ब्यूटेन की, और साइक्लो पेंटेन की। साइक्लोहेक्सेन्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइक्लोहेक्सेन को अगले लेक्चर में हम लोग सैकमोर थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे।